बॉइलिंग पॉइंट है, हीलियम का बॉइलिंग। जब ये सारे चीज लिस्ट होंगे किसके लिए बोलो, लिस्ट फॉर हीलियम होंगे, और हीलियम देयरफॉर, या इसका क्या हम लोग बता सकते हैं कि हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या हो जाता है, बहुत कम, सबसे कम हो जाता है, 4.2 केल्विन होता है, याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो ये क्या हो गया बोलो, 4.2 केल्विन, 4.2 केल्विन। तो बोलो ये सब बात समझ में आया। क्या हम लोगों ने देखा कि हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन जो इनर्ट गैसेस हैं, ये मोनो एटॉमिक गैसेस होते हैं। मोनो एटॉमिक गैस है मतलब इसमें एटोमिसिटी 1 है। इसका गामा का वैल्यू Cp/Cv का वैल्यू 1.67 होता है। इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा 3 होता है, जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। अब बात रही पोलराइजेशन। एक यह चीज अगर हम लोग समझ लिए तो देखो, इलेक्ट्रॉन क्लाउड हमेशा सुनिश्चित नहीं है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, बादल है। क्या तुम कभी देखे हो बादल हमेशा अस्थिर रह रहा है, एकदम एक जगह टिका हुआ? नहीं, वो बादल अपना शेप जो है, शेप साइज चेंज करते रहता है। इलेक्ट्रॉन का क्लाउड भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। कभी वो सिमेट्रिकल है, एक क्षण में वो सिमेट्रिकल है, किसी दूसरे क्षण में वो क्या हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल। मतलब अनसिमेट्रिकल कहने का मतलब सारा इलेक्ट्रॉन पहले वह सिमेट्रिकली चारों ओर डिस्ट्रीब्यूटेड था, लेकिन कुछ समय बाद वह क्या होगा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक तरफ, दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन की कमी। तो जिधर ज्यादा इलेक्ट्रॉन चला गया उधर क्या होगा, वहां पर पार्शियल निगेटिव चार्ज। जैसे हम लोग यहां देखें कि ये लूज इलेक्ट्रॉन का, अगर ये पोलराइज होता है तो जेनन, ये न्यूक्लियस हो गया। अब न्यूक्लियस इधर इलेक्ट्रॉन क्लाउड चला गया। तो जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर, और ये फॉर मोमेंट होता है, ट्रांजिएंट डाइपोल मोमेंट इसको बोलते हैं, तो यहां पार्शियल नेगेटिव होगा और यहां पर पार्शियल पॉजिटिव होगा। तो जो नॉन पोलर था वह कैसा हो गया, पोलर हो गया। तो यह मोमेंट्री पोलर कंपाउंड हो गया। ये क्षण के लिए हुआ, ये हमेशा के लिए नहीं हुआ, ये हमेशा के लिए पोलर नहीं हो गया, एक इंस्टेंट के लिए हुआ। इस डाइपोल को हम लोग क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस डाइपोल मोमेंट। क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस डाइपोल मोमेंट। तो इसमें इंस्टेंटेनियस डाइपोल मोमेंट आता है, जिसकी वजह से इनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वह कौन सा फोर्स है जी, यस, लंदन फोर्स। कौन फोर्स है, लंदन फोर्स। या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन फोर्स। डिस्पर्सन फोर्स, कौन सा फोर्स बोलेंगे, डिस्पर्सन फोर्स। और ये फोर्स काफी वीक फोर्स होता है, ये वीकेस्ट बोल सकते हो। ये कैसा फोर्स है जी, वीकेस्ट फोर्स है। अब जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को जब स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है तो क्या होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। लेकिन यहां पर उल्टा है, यहां पर क्या है कि हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ये सभी क्या है, नॉन पोलर है। किसी मोमेंट के लिए इसमें पोलराइजेशन तो आ रहा है, लेकिन वह पोलराइजेशन परमानेंट नहीं है। तो इसमें जो फोर्स लग रहा है वो काफी वीक हो जाएगा। अगर ये परमानेंट डाइपोल अट्रैक्शन होता, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता, आयन कटायन एनायन बॉन्ड होता, तो वहां पर यह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता, स्ट्रांग होता। लेकिन यहां तो बात कुछ अलग है, यहां पर ये नॉन पोलर है। अगर पोलर हो भी रहा है तो एक मोमेंट के लिए हो रहा है, एक इंस्टेंट के लिए हो रहा है। इसलिए इस तरह के जो पोलैरिटी जो डेवलप होती है, जो इसमें डाइपोल मोमेंट डेवलप होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिएंट डाइपोल मोमेंट, इंस्टेंटेनियस डाइपोल मोमेंट। ओके, ये एक इंस्टेंट में हो आएगा, फिर खत्म, आया खत्म, क्रिएट हुआ, वैनिश किया, क्रिएशन वैनिश होगा, क्रिएट हुआ, वैनिश हुआ। तो इस तरह से ये काफी वीक फोर्स हो जाता है। क्या होता है जी, वीक फोर्स होता है। तो ये सारी बातें क्लियर हो गई। हमको ऐसा लग रहा है कि ये सभी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई। काफी इनिशियल चीज है। एक बात और बताएं कि ये सारे प्रॉपर्टीज इधर बढ़ रहा है, इवन की सॉल्युबिलिटी भी, वाटर में सॉल्युबिलिटी भी इधर जाने पर क्या होगा, बढ़ेगा। हीलियम से ज्यादा नियन, नियन से ज्यादा आर्गन, आर्गन से ज्यादा क्रिप्टन, क्रिप्टन से ज्यादा जेनन, जेनन से ज्यादा रेडन। अल्दो ये नॉन पोलर है, पानी पोलर है, तो पोलर जो नॉन पोलर सबस्टांस होता है वह पोलर सॉल्वेंट में, पानी कैसा है, सॉल्युबिलिटी की हम लोग अगर बात करें तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी इसका सॉल्युबिलिटी इन वाटर। सॉल्युबिलिटी इन वाटर में हम लोग क्या लिखेंगे, तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर में क्या होगा कि इनका सॉल्युबिलिटी जो है वो वेरी वेरी लो है ना, लिस्ट सॉल्युबल है। ये सब क्या है, लिस्ट सॉल्युबल, लिस्ट सॉल्युबल है। बट सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस फ्रॉम
टॉप टू बॉटम, टॉप से बॉटम की तरफ जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें पोलैरिटी बढ़ जाएगी, पोलराइजेशन बढ़ जाएगा, इस वजह से वाट और जो भी सोलेबिलिटी है वह क्यों है, तो इंड्यूस डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और उसमें वाटर में तो डाइपोल है, तो इंड्यूस डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इस वजह से इसमें सोलेबिलिटी आएगी। तो फिर भी बहुत कम सॉल्युबल होता है। वाटर में नॉन पोलर गैसेस जो है वो लिस्ट सॉल्युबल होते हैं। ये बात क्लियर हुआ? ओके, फिर अब आगे इसको आप लोग नोट कर लीजिए, जल्दी से पॉज करके नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन अराइज हुआ था कि 18th ग्रुप एलिमेंट्स को, 18th ग्रुप एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज इनर्ट गैस, इनर्ट गैसेस। इसके कॉज क्या क्या है? तो कॉजेज यह है, पहला कॉज क्या है कि आयोनाइजेशन इंथैल्पी, आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन enthalpies of helium, neon, argon, krypton, xenon etc. are very high. That is, they do not they show reluctancy to lose the electron। मतलब अगर हीलियम से एक इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है, हीलियम प्लस बना लेना है, एक इलेक्ट्रॉन निकालना है हीलियम प्लस, या आप जिसको सबसे ज्यादा हम लोगों को पढ़ना है जैसे जेनन। अब जेनॉन से एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके, ठीक है, क्या बना देना है, जेनॉन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो आयोनाइजेशन इंथैल्पी होता है वो कितना होता है, लगभग 1170 किलो जूल पर मोल। ये नील बार्टलेट ने 1962 में 1962 में यह कैलकुलेशन किया था। तो ये हाई है, जेनन है भाई, ऊपर से नीचे गए हैं, ये इसका साइज बड़ा है, फिर भी इसका आयोनाइजेशन एनर्जी हाई है। तो सोचो हीलियम का तो और ज्यादा होगा, नियन का और ज्यादा होगा, है ना। तो इनसे ऊपर जितने भी उनका बहुत ज्यादा है। तो ये बात हम लोगों को याद रखना है कि आयोनाइजेशन इंथैल्पी इन सारे एलिमेंट्स का क्या है, ज्यादा। इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन लॉस करने का टेंडेंसी शो नहीं करते हैं। अब दूसरा चीज क्या है कि इनर्ट गैसेस जितने भी हैं, अब आप कोई भी इनर्ट गैस ले लीजिए, इनर्ट गैस ले लीजिए, मान लेते हैं कि आप एक्स लिए, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन आपको ऐड करना है और एक्स माइनस बनाना है। क्या बनाना है, एक्स माइनस। अब इस एनायन को बनाने में आपको लग रहा है कि अपने आप हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है, कुछ ना कुछ इसमें पॉजिटिव है, मतलब एडजॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होगा। क्या होगा जी, बोलो, एडजॉर्प्शन ऑफ हीट होगा, है ना, मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है। ये इलेक्ट्रॉन लेना भी नहीं चाहता है, क्यों लेगा भाई। अब जैसे मान लो कि जैसे नियन है, अब नियन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2-8 है, एटॉमिक नंबर क्या है 10, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2-8। अब क्या है कि मतलब 1s2, 2s2 और 2p6 है। अब तुम चाहते हो कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें जोड़ दे, जोड़ो, आसान नहीं है भाई। ये नियन जो है ये नियन माइनस बनेगा, और ऐसा करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगा, और कितना लगेगा, 116 किलो जूल पर मोल। देख लो, और ये निगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। ये कैसा है, पॉजिटिव है। जनरली सबका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है वो नेगेटिव होता है, लेकिन इनका जितने भी इनर्ट गैसेस हैं उनमें इनका क्या होता है, ज्यादा होता है, तो पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव अच्छा चीज नहीं, ये बता रहा है कि अपने से नहीं हो रहा है, ना तो इलेक्ट्रॉन दे रहा था ना ही इलेक्ट्रॉन ले रहा है,
तो इनर्ट गैस डज नॉट वांट टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन, तो ना देगा ना लेगा, देता तो कटायन बनाता, लेता तो एनायन बनाता, ना ये कटायन बना रहा है ना ही यह एनायन बना रहा है। इस वजह से इसकी रिएक्टिविटी जो है वो क्या है, लो है, कंप्लीट ऑक्टेट है। तीसरा में हम लोग लिख सकते, ये सब क्यों हो रहा है, तो इन सबों का वजह है कंप्लीट ऑक्टेट। इन सबों का वजह क्या है, कंप्लीट ऑक्टेट। अब जानते हो, इसको जल्दी से नोट करो। 1962 तक 1962 तक यही बात लोगों को समझ में आई कि देख भैया, एक कभी ये जितने भी एलिमेंट्स हैं 18 ग्रुप एलिमेंट्स, ये कंपाउंड नहीं बनाएंगे। तो क्या करेंगे, तो इनर्ट है, रिएक्शन नहीं करेंगे, कटायन नहीं बनाएंगे, एनायन नहीं बनाएंगे, आयनिक कंपाउंड नहीं बनाएंगे, कोवेलेंट कंपाउंड नहीं बनाएंगे। लेकिन 1962 कब, 1962 एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम था नील बार्टलेट। नील बार्टलेट एक कंपाउंड बना रहा था, और वह कंपाउंड क्या था, देखिए PTF6 जो होता है ना, PTF6 वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट PTF6 क्या है, एक वेल नोन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और इसको उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, इसके साथ रिएक्शन कराया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया। तो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया तो यह एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से ट्रांसफर हो गया, तो ऑक्सीजन कन्वर्ट हो गया किसमें, O2+ में। एक इलेक्ट्रॉन यहां से इधर चला गया तो O2+ बन गया। मतलब ये क्या बन गया जी, कटायन। क्या बना, कटायन। और एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये बन गया PTF6 माइनस, मतलब ये एनायन बन गया। ये क्या बन गया जी, एनायन बन गया। और इस कंपाउंड का कलर जो था वो रेड कलर का था, रेड कलर्ड कंपाउंड। कैसा कंपाउंड है, रेड कलर्ड आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड ये बनाया। लेकिन वो पहले इससे काम कर चुका था, देखा कि अरे भाई O2 का जो O2 से अगर आपको O2+ बना, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है, एक ऐसा ऑक्सीजन है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन गैस है, और इससे इसका ऑक्सीजनाइल कंपाउंड बनाना, ये कटायन बना दिया। और ये कटायन कैसे बना होगा, एक इलेक्ट्रॉन के लॉस से। और ऐसा करने में इसका ΔHI जो आया है, वह ΔHI कितना था, तो 1175 किलो जूल पर मोल। कितना था जी, 1175 किलो जूल पर मोल। जेनन के बारे में देखा गया, तो जेनन को यही चीज कराने के लिए जेनन प्लस एक इलेक्ट्रॉन, तो इसका जो ΔHI है, मतलब आयोनाइजेशन इंथैल्पी, वो 1170 किलो जूल पर मोल है। अब देखो, तुम कंपेयर करके देखोगे तो ये दोनों लगभग अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, अप्रोक्स या इक्वल है ना, इक्वल तुम कर सकते हो। तो जब इक्वल, लगभग इक्वल, अप्रोक्स इक्वल है, तो यह इक्वल है, तो उसका दिमाग करेगा, बाप रे, हम लोग आज तक इसको समझ रहे थे कि यह रिएक्शन नहीं करेगा, जब ये कंपाउंड बना दिया तो ये भी कंपाउंड बनाएगा। तो उसने जस्ट एक एनालॉजी लिया, और उस एनालॉजी के बाद ये लगभग इक्वल है, एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, अप्रॉक्स इक्वल है, अप्रॉक्स इक्वल है। अब जरा सा देखो कि जब यह अप्रॉक्स इक्वल हो गया तो उसने क्या किया कि जेनन को PTF6, फिर से यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन उतना ही आसानी से बनाएगा, और यह Xc+ बन गया, और यहां पर PTF6- बन गया, और फिर से यह एक रेड कलर्ड कंपाउंड बना। ऐसा कंपाउंड बन गया, रेड कलर कंपाउंड बना। अब ये रेड कलर कंपाउंड एक बार जब बन गया तो उसके बाद से लोगों में जागृति आ गई। लोगों को लगा अरे
ये तो कंपाउंड बना सकता है। सब लोग हक्का बक्का रह गए। उसके बाद से जब कंपाउंड बनना शुरू हुआ तो मेरे भाई बहुत सारा कंपाउंड बन गया, बहुत सारा कंपाउंड बना है। खास करके जेनन का कंपाउंड बना है। जेनन का वेल नोन कंपाउंड, जेनन जो है, जेनन फॉर्म्स फ्लोराइड क्या बनाता है, फ्लोराइड बनाता है। कौन कौन, जैसे XCF2 बनाता है, XCF4 बनाता है, XCF6 बनाता है। ठीक है, ये ऑक्साइड भी बनाता है, ऑक्साइड्स बनाता है। कौन कौन, XCO3 बनाता है, XCO4 बनाता है। ठीक है, या ऑक्सीफ्लोराइड भी बनाता है, ऑक्सीफ्लोराइड भी बनाता है। और वह कंपाउंड क्या होगा, जैसे XCO2F2 बनाएगा, XCOF4 बनाएगा, XCO3F2 बनाएगा, etc। ये सब कंपाउंड्स बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्रिप्टन फॉर्म्स इसका एक है, KrF2। रेडॉन का भी बनाता है, फॉर्म RnF2, वेल नोन नहीं है। लेकिन हीलियम, नियन, आर्गन डू नॉट फॉर्म कंपाउंड, डू नॉट फॉर्म कंपाउंड। तो याद हो गया आपको कि ये फ्लोराइड बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा, ऑक्सीफ्लोराइड बनाएगा। ठीक है, और इन सबों का ये काफी वेल नोन है, काफी स्टेबल है। ठीक है, तो क्रिप्टन भी है, 2 कंपाउंड बनाएगा, फ्लोराइड ही जनरली बनाता है। लेकिन आज तक की हिस्ट्री में हीलियम, नियन, आर्गन के कोई वेल नोन कंपाउंड जानकारी में नहीं है। तो आज हम लोगों ने जस्ट इंट्रोडक्शन इसका देखा, इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी और थोड़ा सा केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में देखा कि यह क्यों इनर्ट होता है, क्या वजह है। तो हम लोगों ने देखा कि इनर्ट गैस इसलिए इनर्ट होता है, इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, कंप्लीटली फिल्ड होता है, हाईली स्टेबल होता है। और हाईली स्टेबल होने की वजह से ना तो वह इलेक्ट्रॉन को लॉस करना चाहता है, ना इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहता है। तो जब इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेगा तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी उसका क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। इलेक्ट्रॉन गेन जब नहीं करना चाहता है तो बाहर से एनर्जी आपको देना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी उसका पॉजिटिव हो जाता है। और किसी भी एलिमेंट के लिए दोनों चीज रिएक्टिविटी के लिए बेहतर नहीं है। मतलब ओवरऑल इसको बोला जा सकता है कि भाई यह काफी स्टेबल है। लेकिन यह एक मिथ साबित हुआ कब, 1962 में, जब नील बार्टलेट ने कंपाउंड, एक सिमिलर कंपाउंड बनाया था ऑक्सीजन का। उसने देखा कि ऑक्सीजन और जेनन का जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है लगभग बराबर होता है। जब ऑक्सीजन जो है यह कंपाउंड बना सकता है तो जेनन क्यों नहीं कंपाउंड। और इस काम में उसको सफलता भी मिली कि जेनन जो है इसके साथ मिल करके कंपाउंड बना और रेड कलर का कंपाउंड बना। और उसके बाद ये सारे कंपाउंड्स लोगों ने बनाया और रिएक्शन कर करके बनाया, और हम लोग भी बनाएंगे क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब। अच्छा, आप लोगों को एक होमवर्क देते हैं कि जितने भी फ्लोराइड, ऑक्साइड और ऑक्सीफ्लोराइड्स हैं, इसका स्ट्रक्चर आप लोग ड्रॉ करेंगे क्योंकि ये सभी मोनोसेंट्रिक मॉलिक्यूल हैं। और आप लोगों को क्लास में मोनोसेंट्रिक मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर बनाना हमने सिखाया है। कैसे बताओ, तो नंबर ऑफ सिग्मा निकाल करके, नंबर ऑफ लोन पेयर निकाल करके, और दोनों को जोड़ देंगे तो नंबर ऑफ हाइब्रिड और वाइटल निकल जाएगा। और उस मतलब स्टेरिक नंबर हम लोग जान जाएंगे जिसके मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन लिख सकते हैं, शेप लिख सकते हैं, कहां पर लोन पेयर होगा, कितना लोन पेयर होगा सेंट्रल एटम पर। तो ये आज का होमवर्क रखा, बन जाएगा। इन सबों का स्ट्रक्चर आप लोग घर पर बैठ करके बनाइएगा। ठीक है, शेप ड्रॉ कीजिएगा, कॉपी पर काम कीजिएगा। और आशा हम करते हैं कि ये बात समझ में आ गया है। यह मेरी पहली वीडियो है, पहला लेक्चर है। इसमें मैं भी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं था, लेकिन आप लोगों के लिए देखते हैं कितना अच्छा हो पाता है। जितना भलाई हो सकता है हम उतना करने के लिए अवेलेबल हैं। आशा करते हैं कि भगवान हम लोगों को हेल्प करेंगे। प्रभु का नाम लो, सर्वव्यापी परमात्मा जल्द से जल्द इस संक्रमण से हम लोगों को मुक्ति दिलाएंगे और हम लोग फिर से क्लास में मिलेंगे। और जो भी है हमने अपना प्रयास किया, और आप लोग इसमें देखिएगा कहीं पर दिक्कत हो तो उसको आगे पीछे कर करके बार बार देख करके पढ़ लीजिएगा।
है। आप लोग बहुत ज्यादा टेक्नो सेवी हैं, तो ये सब बात मालूम है, बताने की जरूरत नहीं है। हमको लग रहा है कि आप लोगों को काफी फायदा होगा, और हम जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड करने का कोशिश कर रहे हैं। इसमें चूंकि ये सब पहली बार हम अपने जीवन में कर रहे हैं, तो इसमें समय लग रहा है, लेकिन हम लोग आशा करते हैं कि बहुत तेजी से अपलोड करेंगे, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है हम आप लोगों को लाभ दिलाएंगे। और भगवान से यही प्रार्थना है कि आप लोग एग्जामिनेशन में अच्छा करें, घर पर टाइम को गंवाएं नहीं। यह छुट्टी मिला है, आपके पास बहुत ज्यादा समय है, और इस वीडियो को पूरा देखिए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 5 बार देखिए, एकदम आपको याद हो जाएगा। कॉपी पर लिख डालिए, है ना। उसके बाद जो भी बुक आपके पास है, कम से कम एनसीईआरटी का होगा, उसको पढ़िए, या जो भी बुक है उसको पढ़िए। आज तो काफी इनिशियल बातें आप लोगों को बताए, है ना। आगे हम लोग इसमें और बहुत सारी चीजों को जानेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।